क्लास में ओके, टैगलाइन मिल गई कि ये तो एंकर है। पायलट बेसिकली आई वांटेड टू बिकम पायलट बट ओके। बिकॉज ऑफ सम डेस्टिनी जो चाहती थी उसके वजह से पायलट नहीं बन पाया मैं। यार मेल एंकर तो चारों तरफ लड़कियां रहती हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इवेंट में अपनी वाइफ को भी ले जाते मर चीज छोड़ देता है अपने वेंडर के ऊपर कि तुम संभाल लो, अपनी तरफ से बेस्ट करना। हैं। या तो वेंडर बेस्ट करता है। मसूरी जेपी रिजॉर्ट, जेपी मनौर मसूरी में है। लेकिन है ना, मेरा ये पर्सनल सवाल है कि आप ये वचन अपनी वाइफ के साथ भी निभाते हैं? एंकर को अगर फॉर एग्जांपल 10,000 मिल रहे हैं तो उसी लेवल की फीमेल एंकर को या उनसे कम की 20,000 क्यों दे रहे हैं? मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। आई वाज ब्लैंक, मैंने इवेंट नहीं किया, नहीं चल रहा था, मैं क्या करूं? So, ladies and gentlemen, this is me, your anchor. So, please welcome the man behind the mic, the energy on stage, Anchor Shrey. Welcome to our podcast. थैंक यू आरजू, नमस्ते आप सबको। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर आरजू। थैंक यू। अच्छा श्रेय, ये बताइए कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आपकी वो एंकर जर्नी कैसे स्टार्ट किया आपने? ओके, ये डेस्टिनी कह लो। बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि मैं शुरू से ही बचपन से ही बहुत ज़्यादा बोलता था। उस स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट करता था। हम्म। उसकी वजह से बोलना बहुत ज़्यादा आ गया। फिर एक बार स्कूल में मुझे मौका मिला कि पूरा एक स्कूल इवेंट टीचर्स डे होस्ट करने का। हम्म। इनडायरेक्टली मतलब मैं शायरियाँ लिखता था, तो मुझे इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि टीचर्स के ऊपर शायरियाँ लिख दो। हम्म। मैंने शायरियाँ लिख दी, फिर मुझे बोल दिया कि आप ही बोल दो, सारी शायरियाँ मैंने बोल दी। ऐसे मुझे 9th क्लास में ओके। टैगलाइन मिल गई कि ये तो एंकर है। ओके। फिर 11th क्लास में व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीए समथिंग, 11th क्लास में मैंने एक मेरे कज़न चाचा की शादी होस्ट कर दी। वो भी शायरियों की वजह से, बिकॉज़ शायरियों का कलेक्शन बहुत अच्छा होता था। ओके। तो मुझे ये बोल दिया कि ये तो बहुत अच्छी एंकरिंग करता है। हम्म। फिर जब मैं बहुत ज़्यादा बोलता था तो पापा भी कहते थे बेटा बाहर जाके खुद से बातें कर ले। इतना बोलता था, तो बोलता रहा। 12th के बाद सीए करना था बट अनफॉर्च्यूनेटली मेरा मन नहीं लगा, हम्म। बिकॉज़ मेरे को मैनेजमेंट एमबीए या पायलट, बेसिकली आई वांटेड टू बिकम पायलट बट ओके। बिकॉज़ ऑफ सम डेस्टिनी जो चाहती थी उसकी वजह से पायलट नहीं बन पाया मैं। ओके। पढ़ाई में अपना मन नहीं लगा। हम्म। मैंने एक एफएम स्टेशन जॉइन कर लिया, एफएम हम्म। स्टेशन पे एज़ एन इंटर्न जॉइन कर लिया। हम्म। उस इंटर्नशिप के बाद मेरे जो गुरुजी हैं वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे टोटल एंकरिंग की क्लासेस दी और ऐसे धीरे-धीरे करके एंकरिंग में आ गया। बट अभी भी हम्म। करियर सक्सेसफुल नहीं था। स्विच करियर को करने का सोचा था, ना पैसे आ रहे थे, ना ज़्यादा स्कोप था। 2014-13 की बात है। ओके। फिर एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा फैसला लिया, दिल्ली में भारतीय विद्या भवन से जर्नलिज़्म करने का। ओके। दिल्ली भारतीय विद्या भवन जिसने मुझे रिफाइन किया। मैं कॉलेज का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सच में अगर आज भी कोई जर्नलिज्म करना चाहता है हम्म। और अपने रेडियो एंड टेलीविजन जर्नलिज्म मैंने कहता है अपने किसी भी टैलेंट को रिफाइन करना चाहता है रिलेटेड टू टीवी एंकरिंग एंड ऑल, हम्म। तो भारतीय विद्या भवन से मेरा पूरा टैलेंट रिफाइन हुआ। ओके। और उसके बाद मेरी प्रॉपर जर्नी चालू हो गई। उतार-चढ़ाव बहुत आते हैं। ऑफ कोर्स एक ऐसी लंबी कहानी है कि इसपे हम पूरा 1 घंटे का पॉडकास्ट कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट था कि स्कूल से जर्नी चालू हुई। स्कूल के बाद गुरुजी मुझे मिले। गुरुजी ने मुझे बिग एफएम में जॉइन करवाया। देन मेरी जर्नी उन्हीं ने हेल्प की मेरी। फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। दिल्ली के बाद मेरा करियर बेसिकली दिल्ली से बूम हो गया। ओके। 2017 में पहला सेलिब्रिटी शो किया। हम्म। तब फैमिली ने प्राउड महसूस किया कि हाँ, ये कुछ कर सकता है। हम्म। उसके बाद से आप कह सकते हैं कि जर्नी मेरी अप एंड अप गई। सो श्रेय, आपने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं। ओके, तो उन इवेंट्स में क्लाइंट क्या क्या गलती करता है जिनकी वजह से उनका इवेंट मेमोरेबल नहीं बन पाता है? देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ एक पहले छोटे एग्ज़ाम्पल में समझाऊँगा। जब आप पूरी ज़िम्मेदारी किसी के ऊपर सौंप देते हैं, हम्म। तब उसके पास पूरी लायबिलिटी होती है, उसके पास पूरा हक होता है हर चीज़ को अपने हिसाब से ढालने का। या। अगर एक एक क्लाइंट, मैं कहीं भी बात कर लूँ, मैं किसी कारपेंटर की बात करूँ, मैं आर्टिस्ट की बात करूँ, हम्म। मैं किसी भी फील्ड की बात करूँ, हम्म। तो जब एक कस्टमर अपने क्लाइंट के ऊपर एक कस्टमर चीज़ छोड़ देता है अपने वेंडर के ऊपर कि तुम सँभाल लो, अपनी तरफ से बेस्ट करना, या। तो वेंडर बेस्ट करता है। वहीं पे अगर आप उसको 7 चीज़ें बताओगे, ऐसे मत करना, ऐसे करना, ऐसे मत करना, ऐसे करना, तब चीज़ें बेस्ट नहीं हो पाती। तो क्लाइंट यही गलती करता है जब वो हमें कॉल करता है
एक हद तक ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या बट वो हमें ये कह देता है कि इवेंट के दौरान आप हमसे पूछ के गेम खिलाना, आप हम्म इनको मत छेड़ना, ये भाषा यूज़ मत लेना, वो भाषा यूज़ मत लेना। अब जब हमारी उन्होंने हमको ज़िम्मेदारी ही कम दे दी, पहले वो परिवार हमारा था, फैक्ट अब उस परिवार में मुझे कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ेगा। क्योंकि क्लाइंट ये नहीं समझा कि मैं एंकर हूँ, मैं 15 ईयर से इस फील्ड में हूँ, मैं ऑब्जर्वेशन के हिसाब से खेलता हूँ। उसे हम पे विश्वास करना चाहिए था। ही इज़ गिविंग अस लैक्स। 2 दिन के लाखों रुपए दे रहा है वो एक आर्टिस्ट को भी, चाहे वो इवेंट मैनेजर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो। तो अगर वो उसे रुपए दे रहा है तो क्यों दे रहा है? क्योंकि वो इस चीज़ में होशियार है, हम इस चीज़ में होशियार हैं। क्लाइंट ने क्या किया, हमें रुपए भी दे रहा है, हमें बता भी रहा है ये मत करना, वो मत करना। अगर वो हमारे ऊपर छोड़ दे कि आप बेस्ट करो अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, जिसको बुरा आप समझ जाओगे कि किसी को किस चीज़ का बुरा लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा, उसे हम पे छोड़ना पड़ेगा। तो ओके क्लाइंट तो इवेंट बेस्ट होगा। वो ओके हमें समझाएगा, ओके हमको बार-बार परेशान करेगा, पिंच करेगा, तो इवेंट मेमोरेबल नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ पे मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाऊँगा। ओके सिंपल। ओके। अच्छा श्रेय, तो आपका फेवरेट इवेंट कौन सा है? इतने सारे इवेंट्स होस्ट करते हो। बेसिकली मतलब मैं उस इवेंट को फेवरेट कहूँगा जिसने मेरे इवेंट एंकरिंग का लेवल बढ़ा दिया। कौन सा? मसूरी जेपी रिज़ॉर्ट, जेपी मनौर मसूरी में है। पहला इवेंट था मसूरी का मेरा। अच्छा। ये पुरानी बात से मैं इसको जॉइंट करूँगा। ओके। क्लाइंट ने 4 इवेंट के लिए मुझे हायर किया था। बट 14 फरवरी को भी उन्होंने कहा कि आज आप एक सबके लिए कपल्स के लिए एक वैलेंटाइन डे होस्ट कर दो, हाँ, कुछ स्पेशल बना स्पेशल रखा कर है। दो। मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था, मेरे पास ड्रेस नहीं थी, मेरे पास प्रॉप्स नहीं थे, मैंने जल्दी से प्रॉप्स मँगवाए। अब मैंने वैलेंटाइन्स डे उनका होस्ट कर दिया। उस इवेंट के बाद क्लाइंट ये समझ गया कि ये बंदा खुद कर लेगा, इसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे बिल्कुल छोड़ दिया। ओके। इस कदर उन्होंने मुझ पे विश्वास किया कि उनके फोटोग्राफर्स तक आके मुझे कह रहे थे कि भैया प्लीज ब्राइड एंड ग्रूम को कह दो कि हमारे साथ फोटो क्लिक करवा ले। अच्छा, ओके, ग्रेट। वो ऐसे क्लाइंट थे जिन्होंने मुझे हाँ। इस कदर फ्री कर दिया था कि मैंने अपने लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट वेडिंग वहां पे की थी, क्योंकि मैं बोल रहा था उठो तो वो उठ रहे थे, मैं बोल रहा था बैठो बैठ रहे थे, मैं जो गाने चला रहा था वो नाच रहे थे, और मैं उस परिवार से अपनी फैमिली की तरह घुल मिल गया था। और इसीलिए वो इवेंट मेरी लाइफ का भी सक्सेसफुल था, और वो भी तारीफ करते थके नहीं। हाँ, वैसे जैसे अगर फैमिली मेंबर्स जब साथ में मिल जाते हैं ना, हाँ। तो वो जो वो वाला इवेंट होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। ये सीरियसली। मैंने देखा है। जैसे अपन जो उनको बोलते हैं कि आपको गैदर होना है, तो वो आ जाते हैं, हाँ, राइट? तो उनको देखकर जो गेस्ट आते हैं ना, वो भी आ वो जाते भी आ हैं। जाता है। और इसमें मालूम है सबसे बड़ी चीज़ मायने क्या रखती है? मैं हुँ, कई आर्टिस्ट को देखता हूँ, हुँ, दे यूज़ सर और मैम। आप एक प्रोग्राम में जा रहे हो, आप कॉर्पोरेट इवेंट में नहीं जा रहे हो, या आप फैमिली में जा रहे हो। हुँ, 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 मेरा बहुत सिंपल सी फिलॉसफी है, हुँ, हुँ, मैं शो में जाता हूँ, हुँ, मैं पहले इवेंट में सीधे फैमिली को बोलता हूँ, मैं हूँ श्रेय अग्रवाल, हुँ, 2 दिन के लिए हुँ, आप अपना बेटा समझिए। हुँ, मम्मी को मम्मी बोलता हूँ, पापा को पापा हाँ, बोलता हूँ, भाभी को भाभी बोलता हूँ, दीदी को दीदी, जीजा। हुँ, आई डोंट नो व्हाट इज़ सर और मैम इन वेडिंग। सही। इस वजह से फैमिली मुझसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है, और मैं 2 दिन के लिए उनके घर का बन जाता हूँ। या ये बहुत ज़रूरी है, और वो बहुत भी ज़रूरी लिंक कर है। पाते हैं ना कि पापा जी, मम्मी जी, और फिर वो भी वैसा ही ट्रीट करते हैं आपको कि ये मेरा बेटा है। राइट। चीज़ें जब आप फैमिली को अपना समझोगे ना, हुँ। वो आपको सब पूरा दिल दे देगी, अपना दिन दे देगी। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, श्रेय, आपके ना 7 वचन बड़े फ़ेमस है ना, मैंने सुने हैं, और फ़ेमस भी है, बहुत वाओ! मज़ा आता है वो मीन्स अ सुन लॉट। के। लेकिन है ना, मेरा ये पर्सनल सवाल है कि आप ये वचन अपनी वाइफ़ के साथ भी निभाते हैं? ये सवाल का जवाब मुझे मेरी वाइफ़ से पूछना पड़ेगा कि मैंने निभाए या नहीं निभाए। अच्छा, वैसे तो 7 वचन तो क्या, वाइफ़ के साथ तो हज़ारों वचन होते हैं, तो वो सारे निभाने ही पड़ते ग्रेट, हैं। ग्रेट, बट ग्रेट। हमसे टाइम की कमी के कारण शो में 7 वचन ही पूछ पाते हैं। लेकिन हाँ, मैंने देखा है कि आप अपनी वाइफ़ से बहुत प्यार करते हैं, जैसा कि आप उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, ये मैंने देखा भी है और सुना भी है। आर्टिस्ट, वो भी एक आर्टिस्ट है, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं एक चीज़ ओके। जानता हूँ कि 15 साल जो मैंने एज़ एन आर्टिस्ट झेले हैं, हुँ, हुँ, हुँ। जो मैंने परेशानियाँ झेली है वो बनने के लिए, हुँ, हुँ। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वाइफ़ झेले, तो मैं कोशिश करता हूँ ओके। कि वो भी एक आर्टिस्ट है, शी हुँ, इज़ इन हुँ। इनटू मेकअप इंडस्ट्री, मेकअप हुँ, आर्टिस्ट है, मॉडलिंग का भी शौक है, एक्टिंग का भी शौक है उन्हें। ग्रेट। तो मैं ये सोचता हूँ कि जितना मैंने सीखा है उसको मैं पूरा सिखा दूँ, ताकि इसको वो स्ट्रगल नहीं झेलना पड़े जो मैंने झेला। अच्छा, ओके। ग्रेट। दैट्स इट।
तो अच्छा ये बताइए, अपन ने ना, याद हो तो आपको, अपन ने स्टार्टिंग में अपनी स्टेज शेयर किया था, तो उस वक्त आपका एक्सपीरियंस कैसा था और आप अपने को एंकर से इतना अच्छा ट्यूनिंग कैसे कर लेते हैं? देखिए, बहुत सिंपल सा गेम होता है किसी के साथ भी ट्यूनिंग करने का, उन्हें अपने साथ कंफर्ट लेवल पे लाओ। नहीं ये तो देखा है, मतलब बहुत आप खुद बोलते हैं कि अच्छा अब ये होगा, अब है ना आपको बोलना है, तो आप दोनों को वो बोलते बोलते हैं, मतलब जी, तवज्जो देते हैं कि अब आपकी लाइन है, अब आपकी लाइन है, ताकि एक एंकर को ये नहीं लगता है कि यार मैं तो ऐसे ही आया हूँ। तो और रियलिटी। क्योंकि मैंने कहीं एंकर को देखा है कि अगर वो बोलते हैं ना, तो वो बोलते रहते हैं, हाँ, पास वाले उसको बोलने का मौका ही नहीं देते फीमेल एंकर को कि ठीक है, ओके, लेकिन आपके अंदर कुछ अलग है। मतलब बेसिकली ये भी मैंने अपने बड़ों से, काफ़ी जो सीनियर एंकर्स होते हैं या सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, हुँ, उनसे हुँ, सीखा हुँ। है हुँ, हुँ। कि एज़ एन आर्टिस्ट नहीं, अगर हम एज़ एन ह्यूमन भी बात करें, तो आज मेरे घर पे कोई मेहमान आएगा, हुँ, हुँ। तो हम उन्हें कम्फर्ट लेवल पे लेना चाहते हैं। अच्छा, आप चाय पियोगे? आप कंफर्टेबल तो हैं? अच्छा, एसी चला दें, कूलर हुँ, चला हुँ। दें, अच्छा ठंड तो नहीं लग रही है? हुँ, हुँ। सेम कम्फर्ट लेवल आपको हर जगह देना होता है। हुँ, हुँ। आज मेरे साथ कोई को-एंकर हैं, लड़की या मेल और फीमेल हो, जब तक मैं उनको कम्फर्ट लेवल नहीं दूँगा कि आई एम हुँ, योर फ्रेंड, हम दोनों मिलके बढ़िया करेंगे, क्योंकि हुँ। हम दोनों की परफ़ॉर्मेंस से ही वो इवेंट अच्छा होगा। अगर उनकी बिगड़ी तो मेरा भी नाम खराब होगा, मेरी बिगड़ी तो उनका भी नाम खराब होगा, हुँ, हुँ। पूरी उस टीम का नाम खराब होगा। याह! तो एग्ज़ैक्टली। सिंपल सा इस चीज़ का फंडा ये है, अगर हुँ, आप हुँ। भी को-एंकर्स परेशानी झेलते हैं कि हम को-एंकर्स को कैसे ट्रीट करें। आई नो अगले में ईगो हो सकता है, वो आगे होके बात करे ना करे। आप जाइए पूछिए कि हाय मेरा नाम ये है, याह! हम लोग कैसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। हुँ, हुँ। एक आप अपनी कीजिए, एक उसकी कीजिए, एक अपनी, एक उसकी। हुँ, हुँ। सिंपल सा लॉजिक, और आपकी कोई भी जो ये को-एंकर्स वाली प्रॉब्लम झेल रहा है या डुअल आर्टिस्ट वाली प्रॉब्लम झेल रहा है, हुँ, क्योंकि हुँ। हमको अकेले काम करने की आदत होती है एंकर्स को, अधिकतर तो एंकर्स ही झेलते हैं। याह! दूसरों को कम्फर्ट लेवल पे ले आइए, अपने आप ट्यूनिंग बैठ जाएगी। ओके। अच्छा, एक एंकर घिरा हुआ होता है ऑडियंस से, और मेल एंकर, तो चारों तरफ लड़कियां रहती है, और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इवेंट में अपनी वाइफ को भी ले जाते हैं, तो जब चारों तरफ आपकी लड़कियां होती है, तो उस वक्त आपकी वाइफ का क्या रिएक्शन होता है एंड हाउ टू हैंडल इट? मतलब ना, बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो एक होता है ना आदत। हम्म। बेसिकली क्या होता है कि हम हम जब पहले मुकाम पे होते हैं, तो हमको पहले की आदत हो जाती है, नॉर्मल हो जाता है हमारे लिए। हम्म। अब हम बोलते हैं हमें दूसरी नंबर की सीढ़ी पे जाना है, अरे दूसरी नंबर की सीढ़ी आ जाएगी, तो हम दूसरी नंबर की सीढ़ी पे जाते हैं, तो वो हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है। वो हम्म। दिनचर्या, वो वक़्त। तो सेम मेरे साथ होता है, या मैं मेरे साथ तो ऐसा ही है कि मेरी वाइफ़ को आदत पड़ चुकी है। शी नोज़ कि यार इनका काम ऐसा है, ग्लैमर से घिरे रहना है, और वो ये भी जानती है कि हम्म। इनको आगे भी आगे बढ़ना है। हम्म। बिकॉज़ उनकी जो फ़िलॉसफ़ी वो आर्टिस्ट वाली है, वो खुद भी एक एक्ट्रेस भी बनना चाहती हैं। ग्रेट। तो वो जानती है कि हम दोनों को ही इस फ़ील्ड में जाना है, तो ये घेराव तो ज़िंदगी भर रहेगा। हाँ। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस विश्वास। हाँ। सिंपल है, मतलब ट्रस्ट। बहुत सिंपल सा है भाई साहब। अपनी आज तक अपन ने कोई ऐसा काम किया नहीं। पापा को खूब कंप्लेन गई थी बचपन में, बीवी को आज तक किसी से कोई कंप्लेन नहीं गई है कि आपका पति इसके साथ बैठा है, इसको छेड़ रहा है, ये इसके साथ ऐसे की। तो अपन वो कंप्लेन जब तक लाने नहीं दे रहे, जब तक वो खुश है। जिस दिन कहीं से एक कंप्लेन आ जाएगी, अपनी बज जाएगी बैंड। तो उस दिन अपन, सिंपल है कि अपन कंप्लेन नहीं आने दे रहे, तो अगली कुछ बोल भी नहीं रही है। ऑब्वियस है, तो ये तो आपकी क्वालिटी है ना। बस। हाँ। अच्छा, इसी पे मेरे को एक चीज याद आई है कि है ना, मेल एंकर और फीमेल एंकर, क्या बहुत कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा सवाल है ये। एक वक़्त आया था, शायद आई थिंक लॉकडाउन के वक़्त या पहले, मैं एग्ज़ैक्टली वक़्त भूल गया हूँ। हम्म। फीमेल एंकर का बूम बहुत ज़्यादा हो गया था। या। बहुत ज़्यादा, बेसिकली मेल एंकर से ज़्यादा फीमेल एंकर्स की डिमांड हो रही थी, हम्म। और लोग ये भी कहते थे कि मेल एंकर को अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 मिल रहे हैं, तो उसी उसी लेवल की फीमेल एंकर को या उनसे कम की 20,000 क्यों दे रहे हैं? हम्म। अब मेरे पास भी सवाल आया किसी एंकर का। मैं भी बीच में लॉकडाउन में वीडियोज़ बना रहा था एंकरिंग ट्यूटोरियल्स की। हम्म। मेरे पास भी कॉल्स आए हम्म। ऐसे आर्टिस्ट के, मेरे को आर्टिस्ट के, कि यार श्री भाई इस पे भी वीडियो बनाओ, कि हम्म। फीमेल एंकर्स को ज़्यादा पैसे क्यों मिल रहे हैं? हम्म। या फीमेल एंकर को इतनी तवज्जो क्यों मिल रही है? हम्म। है ना? पहले ये बताता हूँ, फिर हम आएँगे कि आप क्या सीन चल रहा है। या। मैंने एक ही चीज़ पूछी उनसे कि सर मुझे एक चीज़ बताइए, आप महीने में कितनी बार सैलून जाते हैं? हम्म। उन्होंने कहा 1-2 बार। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर। मैंने पूछा सर दिसंबर नवंबर से लेकर फरवरी तक सर आप कोई शो हाफ पैंट और टी-शर्ट में कर सकते हैं, बनियान और टी-शर्ट में? बोला नहीं, नहीं यार क्या बात कर रहा है, बहुत सर्दी हो रही है। हम्म। मैंने कहा पॉइंट है। हम्म। मैंने उनसे पूछा सर आप हल्का-फुल्का आधा शेव कर लो, आधा शेव नहीं करो, तो आप इवेंट करेंगे तो कैसा लगेगा? अरे बेकार लगेगा यार, हम्म। हैं?
मैंने कहा सर एक लड़की से पूछना महीने में कितनी बार वो सैलून जाना पड़ता है उसे। या मैंने कहा सर उनसे पूछना जब वो नवंबर से मार्च तक भरी सर्दी में छोटे-छोटे कपड़े पहनती है तो उनकी क्या हालतें होती है। उनसे पूछना कि जब पूरे बॉडी पूरे आपको खुद को क्लींस करके जाना होता है, हर जगह यू हैव टू या शो ग्लैमर, या तो उनको कितना ध्यान रखना पड़ता होगा, उनके खर्चे कितने होते होंगे। हम्म मैंने ये पूछा कि सर आप 2-3 बजे किसी भी रूम में निकल जाते हैं, आप किसी इवेंट में हैं, आप कहीं भी निकल सकते हैं, किसी भी रूम में सो सकते हैं, किसी भी क्लाइंट के साथ बैठ सकते हैं। क्या एक लड़की बैठ पाती है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा सर यही वजह है कि उनको सैक्रिफाइसेस भी कितने करने पड़ते हैं, उनको टेंशन्स भी कितने होते हैं, उनके उनके रिस्क फैक्टर्स भी कितने होते हैं। तो उनका बनता है इतना, वो उनकी वो मेहनताना ही है, तो इसलिए उनका डबल पेमेंट बनता है। अब आती है बूम की बात। तो बूम तो देखो ऐसा है कि इंडस्ट्री में कोई बड़ा आर्टिस्ट आके, जब कोई फीमेल बड़ी आर्टिस्ट आती है तो फीमेल्स का बूम निकाल देती है। जब कोई मेल बड़ा आर्टिस्ट आता है तो मेल्स का बूम निकाल देता है। अभी फिलहाल बहुत सिंपल सा गेम हो गया है कि मेल फीमेल दोनों ही सेम बूम पे चल रहे हैं। पहले वाली चीज खत्म हो गई, क्योंकि फैमिली भी जानती है कि जहां हमें खूबसूरती, एलिगेंसी, ग्लैमर दिखाना है वो फीमेल से बढ़िया नहीं कर सकती, प्रेजेंटेशन दिखानी है। जहां हमें पागलपंती दिखानी है, क्रेजीनेस दिखानी है, फुल ऑन मतलब मस्ती सभी करवाते हैं, मैं पागलपंती की बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स हाँ एक हाँ फीमेल हाँ वो वाली पागलपंती नहीं कर सकती। वहां पे जहां हमें मालूम है यार फैमिली को थोड़ा छेड़छाड़ मस्ती फुल पसंद है, वहां पे मेल एंकर चलता है। तो दोनों की इंपॉर्टेंस है। अभी मेरे ख्याल से मेल फीमेल दोनों सेम चल रहे हैं, बट हाँ बिल्कुल चल रही मेल के कंपैरिजन फीमेल की प्राइस थोड़ी ज्यादा होती है और रहनी भी चाहिए, है बिकॉज फीमेल की मेहनत रिस्पेक्ट वो ज्यादा ये है। सही है जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। अब इस पे जिसकी भी जो भी राय हो। ओके अच्छा श्रेया एंकर्स को जो सुविधाएं दी जाती है उसके बारे में आपका क्या कहना है अ, मैं एंकर्स की भी बात करूं, आर्टिस्ट की भी बात करूं, आजकल बहुत सारे एंकर्स इंक्लूडिंग मी, हम लोग एक चीज फेस कर रहे हैं कि क्लाइंट कहता है कि उनके रिजॉर्ट में अकोमोडेशन की फैसिलिटी नहीं है। खाना पीना ऑफ कोर्स सब दे ही देते हैं। अब वहां पे क्या प्रॉब्लम होती है, जब अकोमोडेशन की फैसिलिटी नहीं होती है, क्लाइंट ने मान लो एक दो आपको मिनिमम 1-2 किलोमीटर भी दिया, बट क्लाइंट 1-2 किलोमीटर दे नहीं पाता, वो 1 to 5 किलोमीटर के बीच में वो देता है। आजकल सारे इवेंट लेट हो रहे हैं, 11 बजे का टाइम है, वो 2 बजे तक चालू होंगे। अब हो क्या रहा है कि अगर हम क्लाइंट के रिजॉर्ट में ही रुकेंगे, तो वो 11 बजे का इवेंट अगर 2 बजे स्टार्ट हो रहा है तो हमें नीचे से इवेंट मैनेजर कॉल करेगा, हम आराम से तैयार होके भी अपने रूम में बैठे हैं, हम फैक्ट रेस्ट है कर रहे हैं अपनी जगह पे, अपने एरिया में, कंफर्ट एरिया में। वो फैक्ट हमें 1 बजे कॉल कर देगा, 15 मिनट्स में क्लाइंट आ रहे हैं। मैं ऑलरेडी यहाँ पे अभी माइक चेक करके चला गया हूँ, मैं तैयार बैठा हूँ, बट मैं अपने ओके रूम में बैठा हूँ एसी में, या सर्दी है तो गर्मी में रूम में बैठा हूँ। अब वो हमें 15 मिनट पहले कॉल कर सकता है, श्रेय रूम रेडी है, सॉरी क्लाइंट रेडी है, आप आ जाइए। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑफ कोर्स मुझे माइक टेस्ट और ये सब पहले ही करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ निकल जाती है। फैक्ट है अब क्लाइंट हमें 11 बजे बुला लेंगे, इवेंट टीम भी मजबूर होती है, मैं इसमें किसी क्योंकि इवेंट टीम को भी क्लाइंट को जवाब देना होता है। ऑब्वियसली या इवेंट टीम हमें मजबूरी में 11 बजे बुला लेती है, क्योंकि माइक चेक करना होता है, हाँ म्यूजिक सिस्टम चेक करवाना होता या है। हम आ तो गए 11 बजे, अब हम वापस वहां पे नहीं जा सकते अपने रूम में, वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है, वो रिस्क हो जाएगा। हाँ उसकी वजह से हमें पूरे होटल में इधर-उधर घूमना पड़ता है, रहना पड़ता है, इधर-उधर। कभी सोफों पे बैठते हैं रिसेप्शन के, कभी स्टॉलों के पास बैठते हैं, कभी या वेटर्स को सही देखते हैं कहा कोई हमारे लिए खाना ला दे। इस वजह से एनर्जी होती है ड्रेन। हम्म और रियलिटी बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कह रहा हूँ ज्यादा नहीं, मिनिमम 10-20% हमारी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है। और ये मैं नहीं, हर आर्टिस्ट खासकर एंकर्स फेस कर रहे हैं, बिकॉज क्लाइंट को समझाना मुश्किल हो जाता है। वो कहता है अरे सर रूम ही नहीं है, मेरे तो खुद के फैमिली मेंबर नहीं आ रहे। वो ये नहीं देख रहा है कि हम 3-3 4-4 घंटे हम फ्री रहते हैं, हमारे पसीने आ रहे हैं, हमारा मेकअप बिगड़ रहा है, हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही है। उसकी वजह से हमारी हमारी जो इवेंट जो हम जोश दिखा सकते हैं वो कम हो रहा है। हम्म घाटा आपका ही हो रहा है, सिर्फ एक रूम की बात है। ओके ये आ गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट जो मेरे साथ हुआ था, एक बार पहले मैं भी रुक जाता था, मेरे को इवेंट टीम के साथ रुकवा दिया जाता था। कोऑर्डिनेटर्स हो गए, या इवेंट मैं कह रहा हूँ मैनेजर साहब खुद हो गए। अब मैं उनको मना नहीं कर पाता था, मैं क्या करूं। एक बार मेरे साथ क्या हुआ, पूरी रात, इवेंट मैनेजर है ऑफ कोर्स, तो उनके क्या 10 काम होते हैं। हाँ वो लोग पूरी रात गेट बंद गेट चालू, फोन बंद फोन चालू रहता है। फैक्ट है मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई है, ओहो मेरा सुबह इवेंट फ्लॉप। मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ, दिमाग नहीं चल रहा है यार। एंटरटेनमेंट इज वेरी बिग थिंग। या एक गलत वर्ड, मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, आई वॉज ब्लैंक, मैंने इवेंट नहीं किया, नहीं चल रहा था, मैं क्या करूं।
तब सीरियसली मुझे इवेंट नहीं किया? हाँ, मैं सिर्फ़ साइड में खड़ा था, अच्छा, ओके। क्योंकि वो दिन था मुझे इम्पोर्टेंट समझ में आया कि क्यों एंकर्स को पर्सनल रूम चाहिए होते हैं। गौर करना, याह! कई इवेंटर्स बोलते हैं कि एंकर्स को पर्सनल रूम क्यों दें भई, ये तो हुँ, बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, सब चीज़ों में। ऑफ कोर्स मैं आज कहता हूँ हम जिस लेवल पे हमको मिलता है, बट कभी-कभी हमको भी इवेंटर बोल देता है यार कॉम्प्रोमाइज़ कर लो ना यार, क्या इतना हुँ, हुँ, हुँ। एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो? हुँ, 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 हुँ। हम एटीट्यूड नहीं दिखा रहे, अगर मेरी वो 8 से 12 घंटे की नींद पूरी नहीं हुई, हुँ, मैं डार्क सर्कल्स के साथ आऊँगा, मुझे काम दोगे? हुँ, मेरे चेहरे फैक्ट। पे पिंपल्स होंगे, मुझे काम दोगे? हुँ, हुँ, हुँ। मेरा चेहरा स्वेल्ड होगा, मुझे काम दोगे? सुबह जब पब्लिक मुझे देखेगी, कहेगी कि आपका एंकर तो बेकार है। हुँ, हुँ, हुँ। क्यों? अगर मैं रात को सोया नहीं, तो ये हुँ, सब चीज़ें होंगी। राइट। लुकिंग प्रॉब्लम, डार्क या सर्कल प्रॉब्लम, जो अभी मैं रेगुलर इवेंट्स में घूम रहा हूँ, इसलिए मैं चश्मा लगा रखा है। आप सोच रहे होंगे कि चश्मा क्यों लगा रखा है? बैक टू बैक इवेंट चल रहे हैं, सीज़न है, आप सब भी जानते हैं, हुँ, हुँ। तो इसलिए लगा रखा है। तो ये सारे फैक्टर काम करते हैं। आप जब नींदों में हो, नशे में हो, बात तक नहीं कर पाते हो किसी से, और आप एंकरिंग कैसे करोगे? या दूल्हा-दुल्हन का नाम अभी पिछले 2 लास्ट इवेंट की बात है। इतना थका हुआ था कि मैंने दुल्हन का नाम 2-3 बार गलत बोल दिया। इट फिर? हैपेंस। अच्छा वो सुधारा, मैं एंकर हूँ तो मैं जानता हूँ कैसे सुधारना होता हुँ, है। हुँ, हुँ, हुँ। बट ये चीज़ें नहीं समझ पा रहे इवेंट मैनेजर्स, फैमिली मेंबर्स नहीं समझ पा रहे कि एक 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 एंकर का काम बोलना है, बिल्कुल ताज़ा रहकर। एक छोटी हाँ। गलती आपकी बैंड बजा सकती है। बिल्कुल, इसलिए मुझे लगता है कि एक एंकर को बहुत ज़्यादा ना मतलब अपने आप को चीयर अप रखना चाहिए हाँ। और कुछ एंटरटेनिंग खुद को भी कुछ एंटरटेन करना चाहिए। और वो कब होगा? जब वो अपनी नींद ढंग से ले पाएगा, हाँ। जब क्वालिटी नींद ले पाएगा, हुँ, जब वो ढंग से रेस्ट करेगा, जब उसको रात को अकेले रूम में सोचने के लिए टाइम मिलेगा, अपने नोट्स बनाने होते हैं हमें, हुँ, हुँ, प्रिपरेशन करनी हुँ। होती है, बट अगर या उसे मिला ही नहीं, हुँ, तो वो सुबह अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। ओके। तो मेरी एक डिमांड है सभी क्लाइंट और इवेंट मैनेजर से कि इस बात पे आप गौर कीजिए कि हम भी मजबूर होते हैं सिंगल रूम के लिए हुँ, हुँ। और इवेंट एरिया में अकोमोडेशन के लिए, हुँ, हुँ। क्योंकि हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं। हमने बेकार दिया तो आई थिंक आप लोगों का पूरे ग्रुप का नाम खराब ही होता है। या नहीं, सही कहा। अच्छा, अभी आपने बोला ना कि हाँ, थोड़ा-सा अपने आप को चीयर अप भी करना हाँ। चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, तो जैसे ही शो शुरू होता है, उससे पहले आप खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखने के लिए क्या करते हैं? यार ये बहुत बढ़िया चीज़ बता दी। देखो हो क्या रहा है आजकल वही कि हर इवेंट 11 बजे का है, 3 बजे तक चालू या हो रहा है, 2 वही बजे तक चालू हो या रहा है। तो एक जगह अगर मैं बैठा रहता हूँ, हुँ, अगर मैं रील्स देख रहा हूँ, मैं वीडियोज़ देखता हूँ, हुँ, तो आलस आने लग जाता है। हुँ, फैक्ट है। ये आलस आपका टूटेगा नहीं अगर आपने सीधे क्लाइंट के आते ही, यानी सॉरी, ब्राइड एंड ग्रूम की एंट्री के वक़्त ही आप अपनी जगह से उठे हुँ, और आपने एंकरिंग चालू की, तो आपके एनर्जी लेवल को उठने में टाइम लग जाएगा 10 से 15 मिनट, हुँ, क्योंकि अभी आप नशे में हो थोड़े। हुँ, हुँ, तो इसमें ये करना चाहिए कि आपको मालूम है ब्राइड एंड ग्रूम आने वाले हैं, आपको नहीं मालूम सॉरी कि ब्राइड एंड ग्रूम कितनी देर में आने वाले हैं। हुँ, हुँ, आप बैठे हो 2 घंटे से, हुँ, अभी खबर आ रही है 2 घंटा 1 घंटा और लगेगा ब्राइड एंड ग्रूम आने में। हुँ, बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए आपको। कई एंकर्स सोचते हैं नहीं ब्राइड एंड ग्रूम आएँगे तब हम इवेंट चालू करेंगे, नहीं। हुँ, 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 जितना स्टफ आपके पास एक्स्ट्रा है, हुँ, हुँ, एक्सपेरिमेंटल स्टफ है, वो स्टफ आप लोग निकाल दीजिए ब्राइड एंड ग्रूम के आने से पहले, क्योंकि वहाँ पे होती है पब्लिक कम। हुँ, आपको मौका मिलता है आपकी एक्स्ट्रा रील बनाने का, हुँ, वो गेम जो आप नहीं खिला पाते हो कि यार 2 घंटे का पैक्ड इवेंट है, या मैं इस गेम में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता, वो आपके पास वक़्त है, वो इवेंट से पहले। ब्राइड एंड ग्रूम जब पीक होता है, ब्राइड एंड ग्रूम के आने के बाद 2 घंटे का इवेंट, उससे पहले आधा 1 घंटा आपके पास है। हुँ, वो स्टफ निकालो जो आप नए इवेंट में करना चाहते हो, एक्सपेरिमेंटल स्टफ। इससे आपकी नींद खुलेगी, आपका टाइम पास होगा, आप बोर नहीं होगे और अब आपके अंदर हार्मोन रिलीज हो गए, आपकी एनर्जी लेवल यूँ जाएगा और जब ब्राइड एंड ग्रूम आएँगे, आपका एनर्जी लेवल ये होगा व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या इट इज़ गुड, इंपॉर्टेंट चीज़। वेरी, वेरी गुड। ये तो अच्छा, मतलब आप भी हर इवेंट में ऐसा करते हैं, है ना? मैं पहले सोचता था कि ब्राइड एंड ग्रूम आए उसी समय इवेंट चालू करूँ, बट नहीं, जब मेरा मन होता है, जब मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे पास करने को कुछ नहीं है, मैं खा-खा के पक गया, मैं शुरू कर देता हूँ। भले ही ब्राइड एंड ग्रूम को आने में 1 डेढ़ घंटा लगे, मैं हर वो स्टफ निकालता हूँ जो मैं कहीं नहीं निकाल पाता ड्यूरिंग द इवेंट। फा वो गेम्स, वो क्वेश्चंस हाँ,
जिससे मेरी रील्स बन जाती है। ओके। मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाता है यार ये स्टफ मेरा काम करेगा, इट इज़ गुड। हाँ, क्योंकि ऑडियंस अच्छा रिएक्ट कर रही है। हाँ, पब्लिक उस समय फ्री है ना, या मैं ऑफिशियली दबाव में नहीं हूँ कि मुझे वो एरिया हिट करना है। यस, मेरी तब प्रायोरिटी पूरा खुल के आते हो। मेरी लायबिलिटी कब शुरू होगी, जब ब्राइड एंड ग्रूम आएँगे। हाँ। उससे पहले मेरी लायबिलिटी नहीं है कि मेरे को ये लेवल पहुँचाना है। हुँ, 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 तो मैं हुँ। एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, हुँ, हुँ, सिंपल। हुँ। या डू दिस, एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, बोर नहीं होगे। मतलब कुछ आपको रेड बुल पीने की ज़रूरत नहीं है, आप ये करो। मैं रेड बुल पीता ही नहीं हूँ भाई, आदत पड़ बहुत जाती सही है है। गलत चीज़ों की। सेम मैं भी नहीं पीती, लेकिन कई लोग पीते हैं, इसलिए मैं पूछ रही बहुत हूँ। रेड बुल का बहुत चलन है, बहुत बहुत चल ज़्यादा। रहा है। अभी मैंने हाल ही में पता नहीं कौन थे, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो 2-3 एंकर्स थे जो बाहर के हैं, तो हाँ। उन्होंने बोला कि हाँ, चलो अभी रेड बुल पी लिया है और एनर्जी लेवल अभी इतना है, तो मुझे लगा कि सब पीते हैं। कुछ नहीं होता है, सब यहाँ का खेल है। यस, ये तो मैंने भी देखा है कि सब यहाँ का खेल है। अगर आप यहाँ से एनर्जी लेवल आपका इतना है ना, तो इतना ही उनको एक रहेगा। मॉकटेल बना के दे दो और बोलो ये रेड बुल से भी ऊपर है। हाँ, आपका दिमाग, यस, सोच, मैनिफेस्टेशन, यस, एवरीथिंग ऑफ लाइफ। यस। आप वो बोलते हैं ना, इतनी सी अगर चॉकलेट की बाइट भी खा लो ना कि यार ये बहुत एनर्जी देती है, तो आएगा एनर्जी। पानी, हाँ, या पानी भी अब वर्क करता है। इसमें मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैनिफेस्टेशन, हुँ, व्हाटएवर यू थिंक यू विल बिकम यस। दैट पर्सन। हुँ, व्हाटएवर आप जो सोचोगे आप वो बन ये तो जाओगे। है। अच्छा, इसी से मेरे को एक हुँ। चीज़ याद आई, जैसे ना श्रेय, कोई भी शो शुरू होता है, उससे पहले ना हम अपने माइंड के अंदर एक चीज़ बना लेते हैं कि यार है ना, ये क्लाइंट है ना अच्छे नहीं होंगे, इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि हमारी ऑडियंस बड़ी हाँ, लो हाँ, हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। जब ऐसा सोचा हाँ, तो वो शो इज़ लाइक डाउन। लेकिन जब उन्होंने बोला मुझे हाँ। कि लो है, लेकिन मैं खुद फ़ील करती हूँ कि नहीं, भले ही वो लो है लेकिन वो बहुत मस्त है, बहुत बूम है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मैं हूँ ना, करवा दूँगी। तो वो शो जाता है, तो पॉइंट है। ये फ़र्क और पड़ता है। मैं मतलब आरज़ू आरज़ू से जब देखो मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं हर किसी से अच्छा बिहेवियर कर पाऊँ। जब एज़ एन को-एंकर मुझे भी कोई मिलता है, कई बिल्कुल ही भाव नहीं देते। हुँ, हुँ। मेरे साथ कई बार ऐसे किस्से हुए हैं कि मैंने गुस्सा करके हुँ, हुँ। ऑन अ फ्रैंक नोट सीनियर एंकर्स को, हुँ, हुँ। बड़े एंकर्स को मैंने स्टेज से नीचे उतारा है। वो ओके। मुझे बोलने ही नहीं दे रहे थे, फिर मैं बोलने पे आया बिकॉज़ मेरा जॉनर कॉमेडी है, तो उनको हाँ। उतरना पड़ा। हुँ, हुँ। कहने का मतलब ये है कि आई नो आप सोचेंगे यार हम किसी को बिल्कुल भाव देने कोई नहीं दे रहा। हुँ, हुँ। तो ये बात इसलिए क्योंकि आरज़ू जब मुझे फर्स्ट टाइम मिली थी तो बहुत ही स्वीट, सिंपल, एक इनोसेंट सी मतलब एक फ़ील आई थी और कोई मतलब आगे की चीज़ें कोई पूछेगा तो आपको अच्छा लगेगा। आप मेरी तारीफ़ करोगे, मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपकी तारीफ़ करूँगा, आपको अच्छा लगेगा, दैट्स इट। हुँ, हुँ। बॉन्डिंग अपने आप तय है। फैक्ट है। हुँ, हुँ। जहाँ एक ने को दिखाया, दूसरे ने कहा जय राम जी की भैया। इट्स नॉट सही कहा। माय प्रायोरिटी ना, क्लाइंट ने बुलाया है आपको। हुँ, हुँ। अगर आप मेरे से अच्छा नहीं कर रहे बिहेवियर तो मैं भी नहीं करूँगा। सही कहा। सिंपल सा गेम था, तो ये शुरू से काफ़ी स्वीट, टैलेंटेड, डाउन टू अर्थ रही है और काफ़ी अच्छी थैंक यू। बॉन्डिंग रहती है एंड शी नोज़ कि कैसे किसी को फ़ील गुड करवाया जाता है। मैं तो ये मानता हूँ। तो इसलिए वो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बॉन्डिंग श्रेय। चीज़ें हो गई, नहीं, मुझे नो भी अच्छा डाउटेडली। लगा, इसलिए। अच्छा श्रेय, जो एंकर्स है, वो मार्केट में अपनी रेट कैसे डिसाइड करे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। हुँ, इसके ऊपर मैं एक बहुत ही सही चीज़ बताना चाहूँगा कि एंकर्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्या हुँ, नहीं। हुँ। क्योंकि कई एंकर्स उन्हें मालूम ही नहीं है प्रेज़ेंटेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। हुँ, हुँ। पॉइंट 1, आप कहीं भी जाते हैं, मैं कह रहा हूँ एंकरिंग में नहीं, आप लाइफ़ में भी कहीं घूमने जाते हैं, किसी मार्केट एरिया में जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, हुँ, खुद हुँ। को सजा के सँवार के जाते हैं ना। हुँ, हुँ। क्यों बिल्कुल। जाते हैं? ताकि आपकी वैल्यू हो, आपको कुछ यस। समझा जाए। हुँ, हुँ। सेम सोचिए, आप स्टेज पे इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे अपनी लाइफ़ के बेस्ट कपड़े लोग पहन के आते हैं शादी में। हुँ, हुँ। वहाँ पे आप कुछ भी पहन के जा रहे हैं। हुँ। व्हाई? यस। आपको देखने हज़ारों लोग आए हैं, आप उस इवेंट का फेस हैं। तो गेम ये है कि आज जितनी भी एंकर्स की रेट डिसाइड होती है, 50% डिपेंड्स ऑन हिज़ और हर टैलेंट एंड 50% ऑन प्रेज़ेंटेशन। अगर एक टैलेंट एक एंकर की या किसी भी आर्टिस्ट की, हुँ, हुँ। लेट्स से आर्टिस्ट, हुँ, हुँ। किसी भी आर्टिस्ट का टैलेंट ये है हुँ, हुँ। और उसकी प्रेज़ेंटेशन ये है। हुँ, हुँ। प्रेज़ेंटेशन में क्या आता है? आपका रूप, या रंग रंग रूप नहीं, आपका रूप। हुँ। आप किस तरीके से खुद को मेंटेन करके आए हो? आपने बाल बनाए हैं या नहीं बनाए हैं? आपने चेहरे को प्रॉपर शेव्ड किया है या नहीं किया है? हुँ, हुँ। आप क्लीन खुद को करके आए हो, नहीं आए हो? आपके उँगलियाँ हाथ साफ है या नहीं है? आपने ड्रेस अप क्या पहन रखा है? आपने जूते क्या पहन रखा है? आपने अपने ड्रेस को कैसे कैरी कर रखा है? हुँ।
ये आता है मेन प्रेजेंटेशन में, ओके। फर्स्ट प्रेजेंटेशन में। सेकेंडरी प्रेजेंटेशन में हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, आप कैसे बात कर रहे हो, आप स्टेज के किस कोने पे खड़े हो, कहाँ खड़े हो, कैसे खड़ा होना है, किससे कैसे बात करनी है, ये आती है सेकेंडरी प्रेजेंटेशन। सोचिए एक एंकर है, बहुत टैलेंट है उसमें, वो 50 टाइप की मिमिक्री कर रहा है, वो बहुत ज्यादा एंजॉय करवा रहा है, हंसा रहा है, पर उसने कपड़े क्या पहने, जीन्स टी शर्ट पहन के आ गया वो एक इवेंट में, किसी शादी में। पब्लिक उसके बारे में क्या सोचेगी? आई वांट योर आंसर। आपके हिसाब से, आप ऑडियंस हो, आपके सामने एक एंकर है, आप क्या सोचोगे? मैं उसको इतना मतलब लाइट लूंगी, सोऊंगी यार नहीं। बेचारा देखो ना कितना टैलेंटेड है, बट एग्जैक्टली। हमें नहीं मालूम, हम उसको ये बोलेंगे यार क्योंकि उसने है, दिखावटी है ये चीजें, है ना, अनटिल एंड अनलेस यू आर ए टीवी लेवल। और वही एक एंकर है, उसने अमेजिंग कपड़े पहन रखे हैं और बट एंकरिंग नॉर्मल कर रहा है। एक बार को अब ये जरूर बोलोगे इसकी तो एंकरिंग वो नहीं है, बंदे ने कपड़े कितने अच्छे पहन रखे, आप उसके पास जाओगे, उसके साथ सेल्फीज क्लिक करोगे, या तो आपका टैलेंट बहुत ज्यादा है, प्रेजेंटेशन कम है, तो आपका रेट नहीं बढ़ेगा। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, टैलेंट कम है, तो भी रेट ओके रहेगा, बट तो भी तो रेट में डिफरेंस आएगा। मतलब अगर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है और आपका टैलेंट ओके है, तो रेट्स अच्छा हो जाता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन मायने रखती है। बट आपने आपका टैलेंट जितना है उसी लेवल का प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो एक परफेक्ट रेशियो बनता है रेट का। और ये आधे एंकर्स को नहीं मालूम। अगर आपको रॉयल बनना है, उठना है, आपको अपने शो का लेवल उठाना है, सर डेकोर, लोग कहते हैं अरे ऐसे डेकोर में वीडियो बनाओ, नहीं, आप अपने ड्रेस में वीडियो बनाओ, अपनी बेस्ट ड्रेस पहन के जाओ, आपका लेवल दिखना चाहिए, चाहे आप गांव में जा रहे हो, चाहे आप छोटे स्टेज पे जा रहे हो, चाहे बड़े, पहचान आपका बिजनेस ये है। रेट्स भी ऐसे ही तय होती है। जब आप मार्केट में काम करते हो, मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जो शायद गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। मेरा फंडा ये है, मुझे आरजू ने कॉल किया, मेरा प्रोग्राम है 14 फैब को, अ, आप कितना लोगे? फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे मेरी रेट नहीं मालूम है, मैंने बोल दिया यार मैं 50 लूंगा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आरजू ने मुझे कॉल किया कि ठीक है श्रेय, मैंने क्लाइंट को आपके 70 बताए हैं, 50 आपके होंगे और हम डील तय करते हैं। मैंने कहा श्रेय, क्लाइंट तेरे 70 दे रहा है, यानी तेरी वैल्यू क्या है? 70। या मैंने 70 कर दी। ऑफ कोर्स हवा में नहीं हुई है, हाँ उसके साथ जिम्मेदारियां भी आई है, या और महंगे कपड़े, हाँ और प्रेजेंटेबल सब स्किल्स, प्रेजेंटेशन। जिम, प्रोटीन, फेस वॉश एंड एवरीथिंग, हर चीज साथ में आती है, एवरीथिंग, एक्सेसरीज एंड ऑल, हर चीज मेंटेन करनी पड़ती है। हाँ अब मैं 70 में गया, आधे साल, एक साल हो गया, मैं 70 में गया, 70 में गया, आरजू ने मुझे फिर से कॉल किया कि श्रेय अब क्या ले रहे हो? मैं 70 ले रहा हूँ। ठीक है, ओके श्रेय, 1 लाख में तुमको फाइनल किया है, 70 तुम्हारे, 30 मेरे हैं। ओके। ओके, ऐसा एक दो जगह और हो रहा है भाई, यानी तेरी वैल्यू 1 लाख की है। मैंने चालू कर दिया 1 लाख लेने हैं। ओके। ये नहीं मालूम किसी को, मैं नहीं जानता ये गलत है सही है, बट दिस इज माय वे टू फिक्स माय रेट, कि आज मेरी मार्केट में क्या रेट है। ओके। सिंपल। जो लोग ये समझते हैं अरे यार एंकर का क्या है, आके बोलना ही तो है ना, उनको हाँ हम बहुत अच्छा एक मैसेज देना चाहता हूं मैं। या अरे यार तुमको आके बोलना ही तो होता है, इतने रुपए ले लेते हो तुम, है। एक छोटी सी कहानी सुना दूं अगर वक्त हो आप तो। बिल्कुल बिल्कुल। एक शिप जो है वो खराब हो गई थी, उसका इंजन खराब हो गया था। अब कई लोग आए उसके इंजन को ठीक करने, इंजन ठीक नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। एक बंदा आया, उसने कहा क्या हुआ है, तो शिप के मालिक ने बताया ये हुआ है। उसने कहा हथौड़ा दो एक, उसने एक हथौड़ा मारा, ठड़, बोला लाओ 10,000 रुपए। मालिक ने बोला यार सब आ गए, इतना खोला खोला, तुम एक हथौड़ा मारने के 10,000 रुपए ले रहे हो? तो उसने कहा सर मैं हथौड़ा मारने के 10,000 रुपए नहीं ले रहा हूँ, कहाँ कितनी तेज हथौड़ा मारना है ये सीखने में मुझे 10 साल लग गए, मैं वो 10 साल की सीखने की फीस ले रहा हूँ, और कहाँ किस जगह किस डेंसिटी से हथौड़ा मारना है उसकी फीस ले रहा हूँ। मतलब समझ गए तुम या कि एंकर का काम बोलने का नहीं होता है, कहाँ कितना बोलना है, कैसे बोलना है,
वो सीखने में बरसों लग जाते हैं। या एग्जैक्टली इसलिए वो कहते हैं ना कि एक इवेंट की जो चमक होती है ना वो सिर्फ लाइट नहीं होती है बल्कि वो आवाज होती है जो उस स्टेज को उस मंच को रंगारंग कर देता है और यादगार बना देता है। ये और लोगों को ये भी नहीं मालूम हम्म, कि उस एंकरिंग के पीछे हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होता है। या बहुत सारी लाखों चीजें की होती है। ड्रेसेस, हम्म। जिम ट्रेनिंग्स, हम्म। फूड, डाइट फूड, खुद के कॉस्मेटिक्स। आपको मैं बता दूं, मैं आई कैन प्राउडली से कि मैं हर इवेंट में जाने से पहले मैं सीसी बीबी प्लस की क्रीम लगाता हूँ। या सीसी क्रीम हो गया वो या लैक्मे की। हाँ 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 हाँ। एंड आई यूज्ड टू, मैं अपने बालों पे, मेरे बाल सिल्की हैं तो मुझे हर इवेंट से पहले, हम्म। अगर मेरे बाल इतने भी खराब हुए हैं तो मुझे बालों को शैम्पू करना पड़ता है। ओके। मेरे शैम्पू भी किस लेवल का लगाना पड़ता है, 5,000 का शैम्पू आता है जो 1 महीने ये चलता है। हाँ बिल्कुल। और टाफ्ट का स्प्रे आता है, हम्म। 600-700 का आता है, हम्म। जो सीज़न में सिर्फ़ 10 दिन चलता है मेरा। ओके। या ये जो आप चमक देख रहे हैं ना, इसके हम्म। पीछे ये वाला इन्वेस्टमेंट भी होता है। बहुत सारी चीजें करनी होती है। तो इसलिए हीरो-हीरोइन्स करोड़ों में चार्ज करते हैं, या बिकॉज़ उनको खुद को मेंटेन करना है, हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने। हम्म। तो दैट्स व्हाई, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एंकर्स किस चीज़ के लेते हैं, तो वो एक यस। हथौड़े के लेते हैं, जहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने मेहनत की है। या आई होप आप सबको बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे क्योंकि हमारे साथ एंकर रहे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे-अच्छे जवाब दिए हैं। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच श्रेय कि आप आए अपना कीमती समय निकाल कर। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हमें। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। बहुत सारी चीज़ें थी जो दिल के अंदर निकालनी थी। मैं भी चाहता था कि मैं अपनी बातें भी बताऊँ। या तो थैंक यू सो मच आरज़ू, और ये इनिशिएट करने के लिए कि तुम हम सभी की बातें, हम सभी के बारे में जान रहे हो और हमसे हमारी राय भी इस इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहे हो। थैंक थैंक यू यू, सो थैंक यू, मच। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच।